दोस्तों 4-5 सहेलियां अपने मायके में इकट्ठी हो जाती हैं। वो अपनी ससुराल से अपने घर अपने परिवार में आ जाती हैं। वहां आने के बाद वो आपस में एक जगह बैठकर इस तरह से बातें करने लगती हैं। एक तो कहती है कि मेरा पति बहुत ही अच्छा है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी कहने लगती है कि मेरा पति बहुत बड़ा शराबी है, वो शराब पी कर आता है, मेरी तो जरा सी भी फिक्र नहीं करता। तीसरी कहने लगती है कि मेरा पति तो ऐसा है, जैसा मैं उसे बोलती हूँ वो वैसा ही कहता है, वैसा ही करता है। अगर मैं उसको रात को बोलूं कि ये दिन है तो वो उसको दिन ही कहेगा, और दिन को बोलूं कि ये रात है तो उसको वो रात ही कहेगा। दोस्तों यहाँ पर सहेली इस तरह से आपस में बातचीत कर रही होती हैं। वहीं पर एक और उनकी सहेली बैठी होती है, उससे भी वो बातचीत करने लगती हैं। उससे कहती हैं कि तेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और तू 3 साल से यहीं पर है, तेरा क्या हाल है? तेरा भी तो पति था, तो वो कैसा था उसके बारे में तू भी तो कुछ बता। तो फिर वो अपनी कहानी बताती है। तो दोस्तों जब उसकी कहानी को वो सहेलियां सुनती हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाती हैं, और उनमें से ही एक सहेली उसको एक ऐसा मशवरा देती है जिससे कि उसका पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल परफेक्ट वे में चला जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों क्या थी पूरी कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके साथ आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के बेगूसराय जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सपना नाम की एक लड़की, जिसकी संतोष नाम के एक लड़के के साथ में शादी हो जाती है। शादी के बाद खुशी खुशी ये अपनी ससुराल पहुंच जाती है और पहली रात को ही अपने पति का इंतज़ार करती रहती है। इंतज़ार करते करते इसकी आंखें लग जाती हैं और रात को 12:30 पौने 1 बजे इसका पति छुपके से इसके पास पहुंचता है और इससे कहने लगता है कि क्या सो गई। उसके बाद जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि हाँ मेरी आंखें लग गई थी। उसके बाद आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और जो पति होता है वो अपनी पत्नी को मुंह दिखाई के 500 रुपये देता है। दोस्तों उसके बाद दोनों आपस में जो पति पत्नी का काम होता है वही सब करते हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है वो भी सोने के लिए चली जाती है, पति भी सोने के लिए चला जाता है, लेकिन पति जाने से पहले यही कहता है कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। दोस्तों पत्नी कहती है कि 5 बजे क्या करोगे? तो यहाँ पर जो पति होता है अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। जो पत्नी होती है वो उससे कहने लगती है कि सुबह 5 बजे इतनी जल्दी तुम कहाँ जाओगे? मुझे जल्दी उठना चाहिए, तुम क्यों जल्दी उठकर जा रहे हो? तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि खेतों में सरसों की फसल खड़ी हुई है और मौसम भी खराब है, मुझे अपनी फसल के बारे में सोचना है, फसल को काटने के लिए जाना है, मेरे चाचा मुझे बुलाने के लिए सुबह सुबह आ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सोना भी क्या था, 2-2:30 तो वैसे ही बज गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद ही जो पत्नी होती है वो उठ जाती है और उठने के बाद अपना नहाना धोना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद अपना सजना संवरना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही कमरे के अंदर आती है जो उसके भीगे हुए बाल होते हैं उनमें से कुछ बूंदें उसके पति के ऊपर पड़ती हैं। तो पति एकदम से भागकर खड़ा होता है और कहने लगता है कि बारिश आ गई, मेरा तो खेत खराब हो जाएगा। यहाँ पर पत्नी हंसने लगती है और उससे कहती है कि बारिश नहीं, मेरे भीगे हुए बालों में से कुछ बूंदें हैं। उसके बाद जो पति होता है वो कहने लगता है कि मैं खेतों पर जा रहूँगा, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि जाने से पहले तुम मुझे कुछ देकर तो जाओ, पहले बुरुस वुरुस तो कर लो। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है उसको तुरंत ही उसका चाचा आवाज़ लगाने लगता है कि जल्दी से बाहर आओ संतोष, हमें खेतों पर चलना है। दोस्तों उसके बाद संतोष खेतों पर चला जाता है, बिना कुछ खाए पिए वो सुबह सुबह निकल जाता है। पत्नी पूरे दिन भर उसका इंतज़ार करती रहती है लेकिन पूरे दिन पति वहाँ पर नहीं पहुँचता और शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे वो अपने घर पर पहुँचता है। उसकी हालत मानो इस तरह से बनी हुई है कि वो एक तरह से भूत लग रहा था, पूरा बदन उसका पसीने से भीगा हुआ है, कपड़े उसके खराब हुए पड़े हैं। इस तरह से लग रहा था कि पूरे दिन इसने कुछ खाया है या कुछ नहीं खाया हुआ है। दोस्तों इसी परिवार में इसका चाचा होता है, 2 बहुएं और होती हैं, 2 चाचा के लड़के और होते हैं। वो अच्छे से बन ठन कर वहाँ पर घूम रहे होते हैं। दोस्तों लग तो ऐसा रहा था कि जैसे इसके चाचा के लड़कों की शादी है, इसकी तो
शादी ही नहीं है। उनके चेहरों पर नूर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर संतोष बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला दिखाई दे रहा था, क्योंकि दिन भर उसे काम करना था। 7:30 बजे के करीब वो अपने घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने खाना वाना खा लिया। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि पति के बगैर पत्नी कैसे खाना खाएगी, आपने तो पूरे दिन भर मुझे दर्शन ही नहीं दिए। यहाँ पर पत्नी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कामकाज में व्यस्त थे तो अब नहा धो लो, उसके बाद साथ में बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, उसके बाद इसके पास बहुत सारे और काम होते हैं। पशुओं को चारा डालना होता है, उनका दूध निकालना होता है, उनका गोबर इधर उधर करना होता है। इतने सारे इसके ऊपर काम लाद रखे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो उन काम काजों में व्यस्त हो जाता है और रात को करीब फिर 12 बजे के करीब अपनी पत्नी के पास पहुँचता है। पत्नी उससे कहने लगती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम इस तरह से कैसे काम कर सकते हो, तुम तो पागल हो जाओगे इस तरह से काम कर करके ही। वो पति कहने लगता है कि ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली इसी तरह से कामकाज किया करता हूँ। उसके बाद जो दूसरी रात होती है वो भी गुजर जाती है। तीसरी रात को सुबह 5 बजते ही उसका चाचा फिर आवाज़ लगाने लगता है कि संतोष जल्दी आओ। दोस्तों, उसके बाद फिर संतोष खेतों पर चला जाता है और जो इस संतोष की चाची होती है दिन में ही इसके पास आ जाती है। सपना से आकर कहने लगती है कि अब तुम्हें भी कामकाज संभालना होगा, क्योंकि आधी ज़मीन के तुम हिस्सेदार हो, तो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और आज से ही तुम रसोई में अपना कामकाज संभालोगे। दोस्तों, उसके बाद जो चाची होती है सपना को लेकर रसोई में पहुंच जाती है और वहां उसे पूरे दिन भर इसी तरह से काम कराया जाता है। दोस्तों, उसके बाद संतोष रात को आता है। रात को फिर वही 12 बज जाने उसको इसी तरह से वो कामकाज करता है। यहाँ पर जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। संतोष पहले से ही परेशान था, लेकिन उनके सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। दोस्तों, तीसरी रात को जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर जो पत्नी सपना होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी आधी ज़मीन है, लेकिन तुम रहते तो यहाँ पर एक नौकर की तरह हो, तुम्हारी तो वैल्यू कुछ नहीं है, तुम तो एक नौकर यहाँ पर बनकर बैठे हो। तुम अगर चाहो तो अपनी आधी ज़मीन इनसे ले सकते हो और अलग होकर आराम से रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम इनके साथ नौकर बनकर क्यों रहते हो। यहाँ पर पति कुछ भी नहीं कह पाता, वो चुपचाप रहता है और फिर जो उसकी पत्नी होती है उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, ये बात ऐसे कैसे हुई है। तो जो पति होता है अपना पूरा वाक़या बताता है। वो कहता है कि जब मैं 4 साल का था मेरे पिता का देहांत हो जाता है और उसके बाद ही जो मेरी माँ होती है वो किसी दूसरे के साथ में शादी कर लेती है। मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ। मेरे जो दादा दादी होते हैं वो मुझे पाल पोस कर बड़ा करने लगते हैं और जब मैं 8वीं क्लास में होता हूँ, जब मेरे दादा दादी का भी देहांत हो जाता है, उससे पहले वो जो ज़मीन होती है उसका आधा हिस्सा मेरे नाम कर जाते हैं। लेकिन तभी मेरी पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है और मेरे से उसी दिन से इस तरह से काम लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो संतोष होता है बहुत ही सीधा साधा किसान होता है। वो हर तरह से अपने चाचा चाची की बात माना करता है और उसी दिन से वो हर तरह की जिम्मेवारी यहाँ पर ले लेता है। दोस्तों, इसके चाचा के 2 लड़के होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। चाचा की लड़कियाँ भी होती हैं, वो अच्छे से मौज मस्ती करते हैं, दिन भर मौज मस्ती करके आनंद लिया करते हैं और ये अकेला ही पूरे घर का कामकाज किया करता है। दोस्तों, इसकी शादी होने में भी वो राजी नहीं थे, शादी भी इसकी होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं वो जोर दबाव देकर इसकी शादी करवा देते हैं। इससे पहले जो इसके 2 छोटे चाचा के लड़के होते हैं उनकी शादी हो जाती है और ये घर पर इसी तरह से बैठा रहता है, लेकिन रिश्तेदारों के जोर दबाव के कारण सपना को रिश्तेदार ही ढूंढ कर लाते हैं और इसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, सपना जब ये पूरा वाक्य सुनती है तो सपना को बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और सपना कहने लगती है कि तुम इस तरह से अगर बने रहोगे तो हमारा जीवन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तुम इनसे अलग हो जाओ और अलग होकर हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे और अलग ही रहने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर संतोष इस सब को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इधर जो चाची होती है वो तरह तरह की बातों से इस लड़की सपना को तंग करने लगती है और सपना बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है और एक दिन वो एक गलत निर्णय ले लेती है। वो अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल कर अपने मायके पहुँच जाती है।
जब वो अपने मायके में पहुंचती है तो मायके वाले भी इसका साथ देते हैं और कहने लगते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए कर ही क्या रहा है, वो तो उनका गुलाम बना हुआ है, तुम एक नौकर की पत्नी हो, तुम्हें वहाँ दोबारा जाना ही नहीं चाहिए। दोस्तों उसके बाद ये लड़की अपने मायके में ही रहती है और वहीं पर सिलाई का काम करने लगती है। इधर जो संतोष होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है और दुखी होकर वो खेतों पर ही रहने लगता है। उसे वहीं पर खाना दे दिया जाता है और वो खेतों पर ही एक फूटे टूटे मकान में रहा करता है। दोस्तों इसी तरह से लगभग इनके 3 साल शादी को बीत जाते हैं और यहाँ पर जो ये सहेलियाँ जब इस सपना की पूरी कहानी को सुन रही होती हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि सपना तूने बहुत गलत किया, तेरा पति तो बहुत सही है, तुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन तूने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, तुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। तू 1 महीने के लिए आई थी और तू से ये कहकर आई थी कि 1 महीने बाद तुम मुझे ले जाना, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो तुम्हें यहाँ से ले जा सके, क्योंकि वो बहुत ही सीधे टाइप का किसान है। दोस्तों उसके बाद जब सहेलियाँ उसे इस तरह का वाक्य कहती हैं तो उसकी भी कुछ समझ में आने लगता है और उससे यहाँ तक कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने दूसरी शादी कर ली हो और तू देखती ही रह जाए और फिर वो जो ज़मीन जायदाद है और जो तेरा पति है सीधा वो किसी और का हो जाए। दोस्तों यहाँ पर सपना टूटती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगली ही सुबह वो अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती और चुपचाप जो वहाँ पर किराए के टेम्पू होते हैं, ऑटो होते हैं, उनमें बैठ जाती है और उसके घर से जो उसकी ससुराल की दूरी होती है मात्र 45 किलोमीटर होती है। दोस्तों 2.5 से पौने 3 घंटे का उसे समय लगता है और पौने 3 घंटे में वो वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि उसे कई जगह सवारी बदलनी होती है। दोस्तों उसके बाद वो सोचने लगती है कि तेरा पति तो तेरे से कहा करता था कि मैं तो ज़्यादातर खेतों पर रहा करता हूँ, मैं खेतों पर ही मिलूँगा। दोस्तों फिर वो घर ना जाकर सीधे खेतों पर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर जब अपने पति को देखती है तो एक पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ है, इधर बगल में एक फूटा टूटा मकान बना हुआ है और वहीं पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों जब अपने पति को इस तरह से देखती है तो उसकी बगल में बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है, उसके बालों को सहलाने लगती है। जब पति की आंखें खुलती हैं, अपनी पत्नी को सामने देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया था तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा था, मैं तो तुम्हारे वियोग में यहाँ मर भी नहीं सकता, मैं तो अपने आप को ख़त्म भी नहीं कर पा रहा था, मुझे इंतज़ार था कि तुम ज़रूर आओगी। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने साड़ी के पल्लू से उसके आंसुओं को पोंछती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगी। दोस्तों उसके बाद वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं और रिश्तेदारों को पूरा मामला बताया जाता है। रिश्तेदार इनकी जो ज़मीन होती है उसका बंटवारा पूरा का पूरा अच्छे हिसाब से करा देते हैं और पूरी जो आधी ज़मीन इसके हिस्से में आनी थी उस ज़मीन को संतोष को दे दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद ये हंसी खुशी रहने लगते हैं। 2007 का ये मामला होता है, 2007 से आज 2024 आ जाता है। दोस्तों इनको 2 बच्चे हो जाते हैं और इनके बच्चे भी आज बड़े हो चुके हैं। दोस्तों आज इनका परिवार बड़े ही हंसी खुशी तरीके से रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,